Hello, good afternoon, everyone. बोल बम। आज सावन मास का पहला सोमवार है और हम लोग जो है, मैं पहले शिव जी की उपासना करके आज मैं बैठा हूँ आप लोगों से लाइव होने के लिए। आज का हमारा टाइटल जो है प्रेजेंटेशन का, आस्क योर डेंटिस्ट। आप मुझसे जो चाहे वो पूछना। अगर आपको जो भी कुछ दिक्कत है दांत से संबंधित या दांत की प्रैक्टिस से संबंधित डॉक्टरों के लिए, वो सभी लोग मुझसे कुछ न कुछ सवाल पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहे तो। चलिए मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, मैं एमडीएस ओरल पैथोलॉजी हूं और मैं पिछले 18 साल से गाजीपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैंने काफ़ी सारे केसेस किए हैं अपने प्रैक्टिस में। जनरल केसेस बहुत ज़्यादा किए हैं और स्पेसिफिक केसेस भी मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं। तो उसी का मैं थोड़ा बहुत जो सारांश निकलता है उन प्रैक्टिस के दौरान, जो अब तक मैंने समझा और जो मैं आप लोगों को समझाना या अवगत कराना चाहूँगा, उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा जितना भी देर हूँ मैं। इस बीच में आपको जो भी सवाल पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट जब हम आए थे पिछले बार 2 दिन पहले, तब मैं पहली बार लाइव हुआ था फेसबुक लाइव। तो वो जो पहली बार लाइव हुआ था मैं, तो उसमें मुझसे वो सीखने का प्रक्रिया चल रहा था। उसमें मुझसे कुछ लोगों ने सवाल पूछा था, जो कि मैंने वीडियो जब बंद हो गया, एंड हो गया, लाइव वीडियो जब एंड हो गया, तब मैंने वो सवाल देखा। तो पहले मैं उन सवालों का जवाब दे दूं। उसमें डॉक्टर ज्योति प्रकाश मिश्रा जी ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सर, लोअर 8 का एक्सट्रैक्शन किया है और लोअर 7 में, मतलब उस दांत के ठीक आगे वाले दांत में कुछ पेन हो रहा है पेशेंट को, तो क्या कारण हो सकता है? तो सर मैं आपको बताऊं कि दांत निकालते समय क्या होता है कि जब आप एलिवेटर लगाते हैं, जिस औजार को लगाते हैं दांत निकालने के लिए, कभी कभी क्या होता है, वो उसकी एक चौड़ाई होती है। उस चौड़ाई के हिसाब से जब आप प्रेशर पीछे के दांत को निकालने के लिए लगाएंगे तो उसके ऊपर वाले का हिस्सा जो है आगे के दांत पे प्रेशर देता है ऐसे। लेकिन चूंकि आपका इंटेंशन 8 नंबर का दांत निकालना था, तो आपका या किसी भी डेंटिस्ट का ध्यान नहीं जाता है 7 नंबर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो इस वजह से वो 7 नंबर में भी थोड़ा बहुत पेन होता है। तो आपको क्या करना है, दांत को सपोर्ट नहीं लेना है, दोनों दांत के बीच में जो बोनी पार्ट होता है, फलक्रम होता है, उसको सपोर्ट लिया जाता है, बोनी फलक्रम का, उसको सपोर्ट लेके आप एलिवेटर लगाया जाता है। तो इसीलिए 7 नंबर में दर्द होगा, या हो सकता है कि 7 में दूसरी कुछ प्रॉब्लम हो, आपको एक्सरे से थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। कभी कभी जो सॉकेट जहाँ से दांत निकलता है, हाँ तो ये यहाँ रखना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा। कभी कभी जो दांत निकलता है ना, तो उससे भी आपको दिक्कत होती है, क्योंकि दांत निकल गया तो उस बोन में इन्फेक्शन होता है, तो वो बोन में इन्फेक्शन होगा तो उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको वो चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, एक एक्सरे लेके देखना पड़ेगा। दूसरा, ब्रिजेश गुप्ता जी थे जिन्होंने हमसे पूछा कल कि सर दांत में दर्द है, क्या कारण है? दांत में, ब्रिजेश जी, दांत में दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि आपको कैविटी हुई हो सकता है आपको मसूड़े का, मतलब जिंजाइवल कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये दोनों प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा ब्रिजेश जी, क्योंकि ऐसे केवल नहीं बोल सकते कि दांत में दर्द क्या है। आपको अगर कुछ खाने के कण फंसते हो, कोई बात हो, तो इसका ये मतलब है कि जरूर उसमें कहीं ना कहीं से कैविटी हो रही है। तो ये है। वैभव सिंह, ज्ञानेंद्र पांडे जी आ गए हैं, हमारे दोनों मित्र हैं, डॉक्टर हैं, सहयोगी हैं। बहुत अच्छा लगता है इन लोगों से मिलके। तो ये लोग ज्वाइन किए हैं, आप लोगों का स्वागत है। ईशान कुमार श्रीवास्तव जी हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि टूथ डिके के बारे में और इससे होने वाली सेंसिटिविटी के बारे में बताएं। देखिए, जब भी दांत में कैविटी होगी, दांत जो है 3 लेयर से बनता है। पहला लेयर जो होता है वो इनेमल होता है, दूसरा डेंटिन होता है, और तीसरा जो लेयर होता है वो होता है पल्प। कैविटी जितना अंदर जाएगी, मतलब फोड़ना जितना अंदर जाएगा, उतनी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो अगर वो डेंटिन तक जा रहा है तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इनेमल में है तो कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए
दांत की कैविटी बहुत लेट नोटिस होती है और इसीलिए दांत का जब इलाज करवाने जाता है पेशेंट तो उसका आरसीटी या दांत निकालना ही पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत लेट पता चलता है पेशेंट को, क्योंकि पहली लेयर को कैविटी पार करके जब दूसरी लेयर में आएगा तभी सेंसिटिविटी होती है। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम डेंटिस्ट को दिखाते रहना चाहिए ताकि आपको वक्त रहते ही उसका पता चल जाए और कम समय में और कम पैसे में उसकी फीलिंग हो जाए। ये काम करना चाहिए आपको। ईशांक जी, ईशांक जी का फिर है कि दांत ब्लैक हो रहा है, तो ब्लैक वही कैविटी की वजह से हो रहा है। आप उसको दिखवाइए, उसको साफ करवा के टूथ कलर्ड मटेरियल भरवाइए उसमें। डॉक्टर पंकज सिंह हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, एमडीएस ओरल सर्जन हैं, वो भी ज्वाइन हो गए हैं। पंकज, स्वागत है तुम्हारा। मैं और कुछ भी डिस्कस करते रहता हूं इसी बीच में कि आगे क्या है। आजकल जितनी भी, राम राम भैया, राम राम पंकज जी। देखिए, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। मैं बैठा हूं, आप सवाल पूछते रहिए, उस बीच में मैं आपको कुछ अच्छी बातें भी बताता रहूंगा। तो वो अच्छी बातें क्या है कि आजकल जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे मुंह में कोई कैंसर हो, चाहे कोई आदत हो, चाहे आपका फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हार्ट डिसीज हो, चाहे आपको बोन डिसीज हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक किसी को आ जाता है, तो उन सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। वो कारण क्या है? वो कारण ये है यूज ऑफ टोबैको। जो तंबाकू लोग सेवन करते हैं उसी वजह से ये सब चीजें होती हैं। और कल्प्रिट क्या होता है? एक 33-34 साल के लड़के को अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक आ गया, सोए सोए मर गया, तो लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक हो गया। असली में वो हार्ट अटैक आया क्यों? वो हार्ट अटैक या वो ब्रेन स्ट्रोक क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ही और शी यूजिंग द टोबैको। वो टोबैको को जानना जरूरी है। हमारे देश में टोबैको इतना कॉमनली, मतलब लीगली उसको आराम से बेचने की इजाज़त है, लीगली अवेलेबल है और बहुत कम पैसे में अवेलेबल है। तो लोग टोबैको का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उस टोबैको से क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कितने ही ऐसे लोग हैं मेरे जानने वाले, जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ या स्टेशन पे जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ पान के दुकान पे भीड़ लगी हुई है। बारात में जाओ तो जहाँ पान बनेगा वहाँ ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। खाने पे कम भीड़ है, पान पे ज़्यादा भीड़ है। तो ये यूपी का नहीं, पूरे इंडिया का यही हाल है। इंडिया में 2018 के फैक्ट के हिसाब से इंडिया में 10 लाख लोग हर साल मरते हैं केवल टोबैको के इस्तेमाल करने से। तो टोबैको इज द पब्लिक हेल्थ किलर इन इंडिया। इंडिया में पब्लिक हेल्थ किलर के नाम से टोबैको जाना जाता है। बहुत कॉमनली और बहुत कम पैसे में मिलता है। टोबैको को अगर कोई सेवन कर रहा है, तंबाकू का कोई सेवन कर रहा है किसी भी रूप में, चाहे वो ई सिगरेट के रूप में हो, चाहे गुटखा के रूप में हो, चाहे हुक्का के रूप में हो, चाहे पान मसाला हो, चाहे खैनी हो, किसी भी रूप में अगर कोई तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है तो समझिए वो कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ने वाला है। चाहे फैमिली के रूप में, चाहे सोशल में, चाहे फाइनेंशियली, चाहे हेल्थ वाइज, किसी भी रूप में वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आप इस चीज़ों को चेक करवाएं कि आपके मुंह में कोई साइन एंड सिम्टम तो नहीं डेवलप हो रहा है। और डॉक्टर जो मेरे मित्र हैं, जैसे ईएनटी सर्जन हो गए मेरे मित्र हैं, जैसे डेंटल सर्जन बहुत सारे मेरे मित्र हैं, क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ तो मेरे डेंटल सर्जन बहुत मित्र हैं, जैसे पल्मोनरी सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट भी मेरे 2-3 मित्र हैं। तो मेरा इन लोगों से और अन्य लोग जो सुन रहे हैं इसको, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे पेशेंट आए तो उनको जरूर, ऐसी कोई भी मरीज आपके आता है तो आप उसको चेक जरूर करें और समझें कि जो है आपको कोई रोग तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसको छुड़वाने के लिए मदद करें। कैसे छोड़ना है वो मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे कि तंबाकू कैसे छोड़ना है, उसका डिस्कशन करूंगा। आज के डेट का सबसे बर्निंग इशू है, घर परिवार परेशान है, समाज परेशान है तंबाकू खाने वालों से। तो मैं तंबाकू छुड़वाने के लिए आज मैं बैठा हूं, मैं वही बात करूंगा। इस बीच में आपके सवाल का मैं स्वागत करूंगा। डॉक्टर निधि मेरी दोस्त है, छतरपुर में प्रैक्टिस करती है, वो आई है, लाई हुई है। थैंक यू निधि एंड वेलकम। देवेश सिंह जी आपका स्वागत है जी। ईशांक जी, उसको फिलिंग करवाना पड़ेगा। अगर वो ब्लैक हो रहा है इसका मतलब कैविटी हो रही है, आपको उसकी फिलिंग करवानी पड़ेगी जी।
मनीष, डॉक्टर मनीष जो है, मनीष राज जो है इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता है, बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी है वो भी देख रहा है। स्वागत है मनीष। रोहित जी आपका भी स्वागत है। अविनाश प्रताप का सवाल है कि भैया मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे दांत के नीचे थोड़ा थोड़ा कालापन है, साथ ही दांत साफ नहीं रहता है, अपना कोलगेट भी बदल कर देख लिया है। देखिए अविनाश जी, ऐसा है कि ये दांत पे जो कालापन जमा होता है केवल इसलिए नहीं जमा होता है कि आप कोई नशा करें। कभी कभी क्या होता है, कुछ मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, जैसे आप पानी ही पिएंगे, कोई कॉफ़ी पिएंगे, कोई स्टेन्स कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो उससे भी स्टेन्स डिपॉजिट होते हैं। वो स्टेन्स आपको साल में एक बार जाके दांत साफ करवाने की ज़रूरत है। वो एक प्रिकॉशनरी स्टेप्स है, आपका मेंटेनेंस स्टेप्स है, हाइजीनिक स्टेप है, वो आपको लेना ही चाहिए। हर साल हर एक इंसान को डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांत की सफाई करवानी ही चाहिए। कौन? सौरभ, डॉक्टर सौरभ, हर हर महादेव भैया, का हालचाल बा? डॉक्टर सौरभ हमारे कलीग रहे हैं पीजी के दौरान, हम लोग में साथ में पढ़ाई किए हैं, ऑर्थो से उन्होंने पीजी किया है, बहुत बढ़िया आदमी हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है उनकी। सौरभ जी आपका स्वागत है। शशांक राय जी आपका स्वागत है। हाँ, तो हम जब तंबाकू की बात कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि तंबाकू छोड़ना आसान है। बोल दिया चला भैया हम छोड़ देनी तंबाकू, तू कहला हम तोरे बात के मान के हम छोड़ देनी। हाँ, तंबाकू छोड़ना और उसे छोड़े रखना, मतलब लंबे समय तक उस पर टिके रहना, ये इंपॉर्टेंट है। छोड़ना बहुत आसान है, जब भी नशा पताई करते रहेंगे आप उस समय वादा तो कर देंगे, चलो हमने वादा दिया तुमको, हम छोड़ दिया आज से, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से तंबाकू खाना शुरू हो जाता है। 70% लोग बोलते हैं कि हम तंबाकू छोड़ देते हैं, तंबाकू छोड़ देंगे, लेकिन 4% लोग ही उसमें से हैं जो 6 महीने तक छोड़ पाते हैं। ये डाटा है, एक आर्टिकल का डाटा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्यों लेते हैं लोग तंबाकू, क्यों लेते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, अगर नहीं लिए तो क्या फर्क पड़ता है? तो उसके पीछे 3 कारण है, एक फिजिकल, दूसरा सोशल और तीसरा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकली उनको ये लगता है कि यार मेरा इस टाइम पे मुझे लेना था, मैंने कल लिया था और मुझे आदत है तो मैं ले लूंगा। साइकोलॉजिकली वो साइकोलॉजी बनी हुई उनकी। फिजिकली क्या है कि वो जब लेते रहते हैं तो उनको इतनी आदत पड़ जाती है, नशे में इतना जकड़ते जाते हैं वो कि अगर रोज मान लीजिए 1 चुटकी या 10 ग्राम का तंबाकू खा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे मालूम नहीं कितना होता है, मैं नशा नहीं करता हूँ कोई भी। तेज प्रताप जी, अच्छा, तेज प्रताप तिवारी जी का सवाल है, जब माउथ के अंदर बार बार छाला पड़ जा रहा है तो वो क्यों होता है और उसके लिए उसका इलाज क्या है? ठीक है तेज प्रताप जी, देखिए छाला पड़ने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर बार बार छाला पड़ रहा है तो एज डिपेंडेंस है। एज क्या है उस पेशेंट का जिसको छाला पड़ रहा है? अगर उसकी एज कम है तो वो छाला जो है कुछ पेट की गड़बड़ी के वजह से होता है। अगर एज ज़्यादा है और लेडीज है तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे ओरल इन्फेक्शन कुछ होता है, कुछ मुंह में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो उसके वजह से भी छाला होता है। कभी कभी आपने कुछ फीलिंग करवाई है, कोई प्रोस्थेसिस पहन रहे हैं, उसके वजह से भी छाला होता है। बहुत सिस्टमिक डिसीज, जैसे आपके जनरल बॉडी की कोई बीमारी हो रही है, उसके ओरल मैनिफेस्टेशन है, उसमें भी कई जगह छाला होता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, सिस्टमिक एनी प्रॉब्लम कुछ भी होता है, उन सबसे छाला होता है। तो आप पहले वो दिखाना पड़ेगा, वो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि आपका क्या इलाज है। धन्यवाद तेज प्रताप जी। हाँ, तो मैं तंबाकू की बात कर रहा था कि तंबाकू क्यों लोग लेते हैं। तो क्या हो, जैसे 10 ग्राम लेता है डेली वो, तो 10 ग्राम लेता है तो अगले दिन वो 10 मतलब 2-3 दिन के बाद वो 10 ग्राम उसको असर नहीं करेगा, तो अगले दिन वो 20 ग्राम लेगा, डोज बढ़ा के लेगा। क्यों? क्योंकि उसके सीएनएस पे, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उतना दवाई मात्र, उतना तंबाकू असर नहीं करेगा। 4-5 दिन बाद उसका हैबिट हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा वो। तो इसलिए आपको डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसके इसमें और जकड़ता जाएगा। सोशल प्रॉब्लम, मेरे को स्ट्रेस है ऑफिस का, ऑफिस में बहुत काम रहता है, ये है, हाँ मेरे फैमिली में कुछ इशू है तो मैं लूँगा ही लूँगा, मेरे को आदत है, मैं दवाई खाऊं इससे अच्छा मैं तंबाकू खा लूँ, मैं दारू पी लूँ, क्योंकि मैं जो है मेरे परिवार में इतना प्रॉब्लम है तो मैं कैसे उसको टाल सकता हूँ, ये सब बातें। या
डेली शाम को दोस्तों से मिलना है। दोस्तों के दिमाग में भी घंटी, 6 बजे घंटी टन 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 बजती है सबको। सब बोलते हैं कि हम 6 बजे मिलेंगे। दिन में मिले भी रहेंगे, फिर भी बोलेंगे चलो शाम को मिलते हैं भाई साहब। तो शाम को क्या मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो शाम को बराबर वो घंटी बजेगी। शाम को फोन करेंगे दोस्तों को, और क्या हाल चाल है, कैसे है, क्या है। तो उससे क्या होता है कि उनका अलार्म उस टाइम पे बज ही जाता है। तो जब ये अलार्म बजेगा तो यही कारण है कि आप इस नशे में जकड़ते जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दिक्कतें क्या होती हैं? तंबाकू लिए तो प्रॉब्लम क्या है? कोई भी नशा किए, तंबाकू, गुटखा, चाहे शराब, चाहे कुछ भी, उसमें दिक्कतें क्या होती है? तो मैं तंबाकू से स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। मैं हर एक ऑर्गन, शरीर का हर एक पार्ट में वो दिक्कत महसूस करेगा। जैसे ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक कॉमनली होगा अगर तंबाकू लेता है तो। स्किन का प्रॉब्लम होगा, स्किन पे जो सोरियासिस होगा, आई में जो है कैटरैक्ट होगा, कान में इन्फेक्शन होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है, ओरोफैरिंक्स का कैंसर हो सकता है, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, आपको अस्थमा होगा, फेफड़े की बीमारी, लंग डिसीज होगी, बोन्स आपके कमजोर होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, और इम्यूनिटी कमजोर होगी बॉडी की तो आपको इन्फेक्शन ज्यादा होगा। ये सारे तंबाकू से होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिकली क्या होगा, लुक वाइज क्या होगा, स्मार्ट सा पर्सनैलिटी था, 17-16 साल 17 साल का लड़का बहुत स्मार्ट था, 10 साल के बाद पता चलता है कि उसके बाल गायब हो गए, एलोपेसिया हो गया तंबाकू खाने से, एजिंग हो गया, बुढ़े जैसा लग रहा है, हाँ, दांत में सड़न हो रही है। तो क्या हो रही है? क्योंकि गंदगी कर रहे हैं गुटखा पान खा के, तो सारे बाल झड़ गए। अरे भैया अभी 10 साल पहले तो तुम अच्छे स्मार्ट लड़के थे यार, अचानक से तो बाल कैसे झड़ गए? क्योंकि ये टोबैको की वजह से एडवर्स इफेक्ट है, टोबैको का साइड इफेक्ट है। लेकिन लोग कैसे समझे? ना डॉक्टर के पास जाते हैं, पल्मोनरी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, किसी ENT सर्जन के पास जाते हैं, किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो वो बताता है ये सब चीजें, लेकिन वो जाना ही नहीं है किसी को। मुंह में क्या प्रॉब्लम होगा? मुंह में इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, कैंसर हो सकता है। सबसे बड़ी बात, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है मेल में, सेक्सुअल इम्बैलेंस होता है, वो सेक्सुअली फुलफिल नहीं कर पाता है रिक्वायरमेंट। तो ये सबसे बड़ा टोबैको का प्रॉब्लम है। दूसरी बात, आप तंबाकू खाते हो, आपकी पत्नी तंबाकू नहीं खाती है, तो आप उस तंबाकू से आप सेक्सुअल में इन्वॉल्वमेंट लिए तो वो तंबाकू कैसे वो बर्दाश्त करेगी? क्योंकि वो तो खाती नहीं है। आप अपने मजे के लिए खाते हो, वो तो खाती नहीं है, तो उसमें दिक्कत होगा। अगर कुछ औरतें ले रही हैं, तंबाकू का सेवन कर रही है या कोई नशा कर रही है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा? उनका मेंस्ट्रुएशन अलग होगा, इम्पेयर्ड मेंस्ट्रुएशन होगा, उनकी फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, मतलब कंसीव नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली, तो वो दिक्कत है। फैमिली प्रॉब्लम उससे डेवलप होगी। अगर प्रेगनेंसी लिए हैं और उसमें भी नशा चल रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान भी नशा चल रहा है, तो मिसकैरेज होने का डर है। डेवलपमेंटल एनोमलीज, उस बच्चे को डेवलपमेंटल एनोमलीज हो सकती हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंटल एनोमलीज हो जाएगी। नशा कितने टाइप्स के होते हैं? जो आप स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू पी रहे हैं, कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं मेन। पहला एक्टिव स्मोकिंग, मतलब जो पर्सन कर रहा है, जैसे मेरा कोई दोस्त है वो स्मोकिंग कर रहा है, वो उसको बोलते हैं एक्टिव स्मोकिंग। दूसरा सेकेंड हैंड स्मोकिंग, मतलब पैसिव स्मोकिंग, उसके साथ अगर मैं बैठा हूं तो मैं भी उसके साथ ले रहा हूं, वो हो गया पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ले रहा हूं, मैं उसका आदी बनता जा रहा हूं। अब मुझे जब भी वो लेगा मुझे अच्छा लगेगा, तो वो पैसिव स्मोकिंग होती है। तीसरा टर्सरी स्मोकिंग। वो क्या चीज है टर्सरी स्मोकिंग? उसने लिया, मैं उसके साथ बैठा, मैंने भी लिया, फिर हम दोनों ने लेके, मतलब हमने पैसिव लिया, उसने एक्टिवली लिया, उसके बाद हम दोनों ने दरवाजा बंद किया और चले गए, कमरे से चले गए बाहर। 2 घंटे 3 घंटे बाद हमारी बीवी आई, हमारे बच्चे आए, या उनकी बीवी बच्चे आए, कोई भी आया, कोई अन्य व्यक्ति आया उस कमरे में, आया बैठा, तो उसमें थोड़े थोड़े उसके रेसिड्यू रह जाते हैं। तो वो जो रेसिड्यू रह जाते हैं, वो रेसिड्यू टर्सरी स्मोकिंग, वो टर्सरी स्मोकिंग कहलाता है। वो भी बच्चा ले लिया उसने, उसको अभी से ही आदत पड़ने लगी सब चीजें। तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करना चाहिए। अब टोबैको को क्या डर रहता लोगों को, क्यों नहीं छोड़ते हैं लोग? मतलब अगर मैं बोल दूं छोड़ दो। अंकित भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। विनीत सर, विनीत मेरे सीनियर थे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इनकी, बरेली में बहुत अच्छे इंसान है सर, आए हैं सर, आपका स्वागत है सर। विकास जी का स्वागत है।
स्वास्तिक जोशी, स्वागत है तुम्हारा। भाभी हैं सुमन सराफ, बहुत मानती है हमको, बहुत अच्छा, हमारे यहाँ से काफ़ी इलाज भी होता है भाभी का। भाभी बहुत मानती है हमको। भाभी धन्यवाद, आप आई तो। लव जी, लव तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। हाँ, तो क्या डर रहता है, लोग तंबाकू छोड़ते क्यों नहीं, नशा क्यों नहीं छोड़ते, डर क्या है, ऐसा क्या क्या बात है, छोड़ने से क्या होगा? कुछ उन्होंने कंसेप्ट बना रखा, अलग अलग बहाने बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे बहाने बनाएंगे। इधर यार नहीं खाते हैं तो ये नहीं होता है, हमारे पास पेशेंट नहीं आते हैं, हम नहीं खाते हैं तो हमको रात को नींद नहीं आती है, और भी बहुत सारे बहाने मैं बताता हूँ। छोड़ने से कुछ तो बीमारी हो जाएगी, बोले कुछ तो बीमारी हो जाएगी, कुछ नई दिक्कत बढ़ जाएगी, मुंह में पानी लगने लगेगा, दांत में, मुंह से बदबू आने लगेगी, इसलिए मैं छोड़ता नहीं। अरे गंदा करने से बदबू आती है कि गंदा साफ करने से बदबू आती है? नहीं खाएंगे तो बदबू आएगी कि खाएंगे तब बदबू आएगी? लेकिन उनका कंसेप्ट उल्टा है और वो दूसरों पे हावी भी होते हो कंसेप्ट लेके। दूसरा, मेरे सारे दोस्त छूट जाएंगे, पार्टनर्स इन क्राइम जिसको बोलते हैं। जो लोग जुड़ते हैं, जो उनके साथ बैठ के बकवास करते हैं रोज, वो पार्टनर छूट जाएंगे, वो दोस्त छूट जाएंगे, मेरे को शाम को मिलेंगे नहीं, मैं किससे बात करूंगा? हाँ, तो इसलिए मैं लेता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मिलने चाहिए। तीसरा, मेरा बॉस पीता है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो बॉस किसी और के साथ पीने लगेगा, मेरे से उसका ध्यान हट जाएगा। मेरे ऑफिस में वो लोग पीते हैं, मेरा सीनियर पीता है तो मैं नहीं पीऊंगा तो मेरे को अपने साथ बिठाएगा नहीं। ये सोच के हम लोग भी उसके साथ पीना मजबूरी अपनी समझते हैं और उसके साथ बैठ के पीते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और चौथा सबसे मतलब ये आप मजाकिया लगेगा, कुछ लोग बोलते हैं अगर हम तंबाकू छोड़ दे तो तंबाकू बेचे वाला का खाई, ओकर लइका कैसे खाई, दारू बेचे वाला कैसे दारू बेची तो ओकर परिवार कैसे पली, तो हम पीला ऐसे कि हम देश का इकोनॉमी बरकरार करीला, हम खाईला तंबाकू ऐसे कि हमके ओकरे लइका का चिंता। अरे भैया, आपके लड़के की चिंता आपको है, आपके परिवार की चिंता आपको है। ईशान जी का सवाल है, ईशान जी का सवाल है कि एक और प्रश्न है, बताइए। हाँ जी, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी माता जी की आयु 53 वर्ष की है, उनकी जुबान काली है और अंदर गाल पर दोनों तरफ के स्किन भी उधड़ जाती है, कुछ मिर्च वाली चीज़ खाने पे और माउथ वॉश से माउथ अल्सर भी होता है। देखिए ईशान जी, बहुत सारी बीमारियां हैं मुंह में, जैसे एक तो हम बताते हैं आपको, लाइकन प्लैनस नाम का एक डिसीज होता है जिसमें गाल के दोनों तरफ छाले पड़ सकते हैं, उस पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद निशान बन जाता है और उसमें मिर्चा उर्चा भी लगता है। चूँकि मैं देखा नहीं हूँ तो मैं ऐसे बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कुछ कारण हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस या कुछ स्ट्रेस के वजह से ये चीज़ डेवलप होती है। तो आपको अगर वो स्ट्रेस अम्मा को है कुछ ऐसा, तो आपको एक बार मिल के हमसे समझना पड़ेगा। वो हमको लग रहा है कि वो लाइकन प्लैनस नाम का एक बीमारी होता है, कंडीशन होता है, वो हो रहा होगा, क्योंकि ऐसे बार बार चमड़ी निकल जाना और मिर्ची लगना, ये सब चीज़ें उसी की तरफ इंडिकेट करता है। और औरतों में कॉमन है, वो औरतों में मेल से ज़्यादा होता है और उसकी उम्र जो है 50 साल के बाद वाले लोग में, 45 साल के बाद वाले लोगों में ज़्यादा होता है। तो मुझे वो उम्मीद लग रही है, पर मैं अभी नहीं बोल सकता, आपको एक बार दिखाना पड़ेगा उसको। जी, मयंक गुप्ता जी, अनुराग गुटरू सर, गिरीश दीक्षित जी ज्वाइन किए हैं। मेरी बहन है हेमलता, जो इलाहाबाद में सेटल्ड है, इलाहाबाद में रह गई है वो कोरोना में। जी संजय, हाँ संजय, नमस्कार संजय, कैसे हो? संजय मेरे कॉलेज में था, बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत मानता था। मैं जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो बहुत सपोर्ट करता था वो लड़का, बहुत अच्छा। संजय जी बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर भानु प्रकाश राय मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, गाजीपुर में प्रैक्टिस करते हैं, डेंटिस्ट हैं और बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके, बहुत बढ़िया आदमी हैं। तो भानु जी आपका स्वागत है। गोपाल राय सर आ गए, ये गीतकार संगीतकार, मैं इनका बहुत बड़ा दीवाना हूँ। हम लोग गाना सुनते थे, पूरा परिवार बैठ के गाना सुनता है। हाँ, अभी हाल ही में हम लोग गाना सुन रहे थे चौबे के पतोहिया। हाँ, इनका बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों से घुल मिल के रहते हैं। तो गोपाल राय जी आपका स्वागत है। तो अब मैंने बता दिया, तो आपको ये तंबाकू छोड़ना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग छोड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू क्विट, वो तैयार नहीं छोड़ने के लिए।
क्यों नहीं तैयार है? और कुछ लोग तैयार हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें वो विल पावर, वो शक्ति नहीं है। तो कुछ लोग छोड़ना चाहते हो तो छोड़ने के बहाने क्या क्या हैं, कैसे छोड़ते हैं वो लोग, उनके बहाने देखिए। अभी मैंने बता दिया क्या डर रहता है उनको कि छोड़ देंगे तो क्या क्या होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि छोड़ना क्यों चाहते हैं। रोज रोज बीवी से किचकिच होता है, घर पे जाओ तो रोज शाम को बीवी कचर 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 करेगी, तो इससे अच्छा कि छोड़ दो यार, छोड़ो साला, खत्म करो। दूसरा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे कहते हैं पापा ये गलत बात है, तो बच्चे बोल रहे हैं तो छोड़ देते हैं, ऐसा। तीसरा, मेरे को पैसा बचाना है यार, पैसा बहुत खर्च हो जाता है नशा पताई में, तो पैसा बचाना है तो इसलिए छोड़ दो। हाँ। चौथा, हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को उससे मोटापा हो रहा है। ये अगर जो समझ रहा है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम ही इशू है। क्योंकि पैसा मेरा खर्च हो रहा है इसलिए मैं छोड़ दूं, वो इशू नहीं है। क्योंकि पैसे से तुम कितना महल बना लोगे वो इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम नोटिस हो रही तो आपको छोड़ना चाहिए। और सही में ये सारी चीजें होती हैं, फैमिली में होता है, ये छोड़ना ही चाहिए आपको, ये बहाने ही नहीं है, ये हकीकत है, इसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरा, मेरा कोई आदर्श व्यक्ति, जैसे मेरे कोई सीनियर है, मेरे कोई गुरु हैं, मेरे कोई मानने वाले हैं, मेरे आदर्श किसी को मैं मानता हूँ, अगर वो नहीं खाता है या मैं जिसको आइडियल मानता हूँ वो नहीं खाता है तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा आइडियल नहीं खाता इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। हाँ। और उसके बाद है, आपको चिंता होती है एनवायरनमेंट की कि नहीं यार वातावरण, पर्यावरण खराब हो रहा है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक डॉक्टर ने एक जोक याद आ गया मुझे, अब चूंकि बहुत हो गया पढ़ाई तो उसमें एक जोक भी बता दूं मैं बीच में। एक डॉक्टर के पास एक ऐसे ही नशेड़ी चला गया और जाके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे नशा छोड़ना है। वो नशा मुक्ति केंद्र में गया, मुझे नशा छोड़ना है। डॉक्टर ने बोला पहले तो आपको अपना विल पावर बनाना पड़ेगा, इच्छा शक्ति मजबूत करिए तभी छूटेगा। तो इच्छा शक्ति मजबूत करने के लिए आपको अपने आप से स्ट्रांग बनिए, उस टाइम को यूटिलाइज करिए, कहीं आप ये है वो है सारी बात बताएं। और बोले फिर भी अगर मन किया, नहीं फिर भी अगर नहीं मन मेरा सही बात हो, बोले नहीं, अगर कोई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा, अगर कोई बहुत आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया तभी लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। बोले ठीक है। 3 महीने बाद वो और नशेड़ी हालत में आया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला अरे भैया क्या हो गया? तो बोले डॉक्टर साहब वो आप बोले थे हमने सब किया, वो तो नहीं सही हुआ। तो बोले अच्छा क्यों? बोले अरे सही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। तो उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। बोले ये आदमी कौन है? बोले ये आदमी मैंने रखा है, बोले नौकरी पे। काहे के लिए? रिक्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि ये रिक्वेस्ट बार बार करेगा तभी मैं पीऊंगा, क्योंकि आपने कहा था रिक्वेस्ट करेगा कोई तभी पीजिएगा। तो मैं इसको सैलरी इसलिए देता हूँ कि ये मुझे रिक्वेस्ट करे बार बार, तब मैं नशा करूँ। भैया गुटखा, भैया सिगरेट, भैया दारू, तो ये सब रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने इसको रखा है। इस पर उतना पैसा खर्च करता हूँ और फिर वो पैसा जो है मैं आपको इसलिए मैं छोड़ नहीं पाया। तो ये सब चीज़ें मजाक की बात है, ये सब नहीं करना चाहिए आदमी को। ठीक है। प्रिंस सिंह जी हैं, स्वागत है आपका। जयमंगल यादव जी, अच्छा जयमंगल यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जायसवाल जी देख रहे हैं, स्वागत है आपका। अब चलो ये तो बात हो गई क्यों नहीं छूटता है, क्यों छूटेगा। किसका फोन है? काट दो। जब भी कोई कार्यक्रम होता है या कुछ पढ़ाने की बात होती है तभी फोन बजता है, ऐसे नहीं बजेगा। हाँ, तो अभी तो सारी बातें हो गई, अब छोड़े कैसे? लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी यहाँ वहाँ की। हाँ, अब हम छोड़े कैसे? तो भाई साहब मैं बता दूं, छोड़ना सिंगल स्टेप प्रोसीजर नहीं है, एक बार में नहीं छोड़ सकते आप। छोड़ने के लिए आपको एक प्रोसेस के तहत आना पड़ेगा, एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आएंगे तो आप छोड़ पाएंगे। तो वो छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप छोड़ना चाहते हैं। दूसरा, उस समय पे आप बिजी रहें किसी ना किसी काम में। तीसरा, पानी अधिक पिए, जितना पानी आप पिएंगे उतना अच्छा रहेगा। लंबी लंबी सांस लीजिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपको धीरे धीरे ये नशा से उभरने का मौका मिलेगा।
अगर आपको खाने की लत है, इतनी मजबूरी है, तो आप उसका स्पैन बढ़ाइए, उसका टाइम बढ़ाइए। जैसे आप दिन में 3 खाते हैं तो अगले दिन 2 कर दीजिए, या आप उसके अगले दिन 1 कर दीजिए, फिर एकदम से बंद कर दीजिए। या आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे को खाना है, इस समय मुझे खाना है, तो अभी ना खा के 3-4 घंटा कैसे भी टालिए उसको, थोड़ा सा लेट खाइए। तो ऐसे धीरे धीरे आपको विल पावर बढ़ाना पड़ेगा। दिमाग में इसका ख्याल ना आए, इसलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें करती रहनी पड़ेगी उस वक्त पे जब आपको ये ज़रूरत पड़ती है। ऐसे समय पे आपको अपने लिए कोई ऐसे काम ढूंढने पड़ेंगे। अच्छे दोस्तों की संगत बनानी पड़ेगी, सबसे इम्पोर्टेंट। वो 6 बजने वाले जो दिमाग में घंटी बजती है, ऐसे दोस्त को छोड़िए। ये दोस्त को छोड़ना ही पड़ेगा। आपको अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो इनका सेवन नहीं करते हो, जो आपको मोटिवेट करते हो बार बार कि आप जो है ये करिए, वो करिए, अच्छा खाइए, ये सब चीज़ करिए। कुछ ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन वो दवाइयाँ जो हैं आप ऐसे डायरेक्टली खरीदेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। वो डॉक्टर कौन हो सकते हैं, मैंने बताया। वो डॉक्टर ENT सर्जन हो सकता है आपका, वो डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट हो सकता है आपका, वो डॉक्टर आपका डेंटिस्ट हो सकता है, वो डॉक्टर आपका पल्मोनरी सर्जन, पल्मोनरी चेस्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। ये सारे डॉक्टर आपको मोटिवेट करेंगे कि आप इसको छोड़िए। केवल मोटिवेट ही नहीं करेंगे, आपको बताएंगे और आपको प्रिस्क्राइब भी करेंगे, कुछ दवाई भी प्रिस्क्राइब करेंगे। मैं दवाई का नाम बताऊंगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे सोशल मीडिया पे ये सब डिस्कस करूंगा तो हो सकता है कोई परचेस करके खा ले तो उसका साइड इफेक्ट हो जाए। अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर ही आपको ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। तो उसमें आपका निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। निकोटीन जो कि आपको बाधित करता है नशा करने के लिए, उसके च्युइंगम्स आते हैं मार्केट में, वो लेके आप चबा सकते हैं, तो आपको नशा करने के लिए छूटने में मदद मिलेगा। दूसरा, आपको कुछ और दवाइयां हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट, जो कि बहुत डेंजरस है, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। कुछ और दवाइयां होती हैं निकोटीन रिसेप्टर ब्लॉकेट, जिसको चैम्पिक्स के नाम से आता है, वेरासिलिन फॉस्फेट उसमें का कंटेंट होता है। वो दवाई भी ले सकते हैं, लेकिन वो दवाई ऐसे नहीं लेना है आपको। प्लीज़ मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई नहीं लेंगे आप लोग। नशा क्या होता है? नशा ये हैबिट नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये आदत है, जैसे ही गाड़ी में, यार तुम्हारी आदत बहुत ख़राब है, गाड़ी में बैठे और तुम पीने लगे, दोस्त लोग बोलते हैं अक्सर। असली में अब तक के लोग इसको आदत समझते थे, ये बीमारी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है तंबाकू का सेवन एक बीमारी है, डिसीज है, और डिसीज के इलाज के लिए आपको डॉक्टर चाहिए। किसी बीमारी का इलाज करने के लिए आपको डॉक्टर चाहिए। वो डॉक्टर आपको मिलेंगे, आप जब उन डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका इलाज होगा। तो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र तो नहीं बोलूँगा मैं, बहुत उम्रदराज व्यक्ति हैं और मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। डॉक्टर पवन गुप्ता सर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पहले JP में थे। सर ने बहुत खूबसूरत ऐप एक तैयार किया है, आई कैन केयर। आप गूगल ऐप पे जाके आई कैन केयर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें अपने सारे डिटेल फीडबैक करिए। अगर आपको कोई ज़रूरत होती है तो आप उसमें डॉक्टर्स के भी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे बात करिए और आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बाकी आप मेरे पास यदि आना चाहें तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं भी टोबैको सीजेशन के प्रोग्राम्स चलाता हूं। आप मेरे क्लिनिक में आएंगे, मैं नशा मुक्ति से कैसे आप ये पाएँ, मदद पाएँ, वो मैं आपको ट्रेंड करूंगा। तो ये हमारे यहाँ एक अलग से यूनिट इसकी चलती है, तो आप आएँ और इसका फ़ायदा लें और वो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। परिवार में बहनें, माताएं और बहुत लोग परेशान हैं, पिता परेशान है कि मेरा बेटा ऐसे करता है, ये करता है, बच्चे परेशान हैं कि पिताजी ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको छुटकारा पाने के लिए ये ऐप बहुत मददगार साबित होगा। तो आप कृपया करके इसको डाउनलोड करें और जो मदद मिलेगा उसमें बहुत सारे डिटेल्स है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप ये सब चीज़ें करें। बाकी ईशान कुमार श्रीवास्तव जी ने बहुत सारे सवाल पूछ दिए। गुड़िया मेरी है, हेमलता नाम है उसका, इलाहाबाद में वकील है हाई कोर्ट में, तो वो भी देख रही है।
सौरभ कैसा है, प्रोग्राम कैसा हुआ? सौरभ मिश्रा, डॉक्टर सौरभ मिश्रा बिहार में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर वैभव सिंह, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर किशन जी का दिया ना, जवाब दिया ना, इसका जवाब दिया। ठीक है, तो फिर और कुछ आप लोग पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, 5-7 मिनट बैठा जाए, या कहिए तो मैं एक और वाक्य शेयर करूं। किशन का है ना, कोई अच्छा सा टूथपेस्ट, कोई भी पोटेशियम नाइट्रेट युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें जो आपको सेंसिटिविटी में मदद करेगी ईशान जी। और साथ में सॉफ्ट ब्रिसल, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश खरीदें। मजबूत हार्ड ब्रिसल का ब्रश नहीं होना चाहिए, जितना मुलायम जितना सॉफ्ट रहेगा उतना फायदा करेगा। मैंने तंबाकू छोड़ने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है, आप तंबाकू छोड़िए, अच्छे मित्रों का सहारा लीजिए, नशेड़ियों का सहारा मत लीजिए और नशा मत करिए, क्योंकि आप नशा करेंगे तो आप फंसेंगे, आपका परिवार फंसेगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सब रूप से फंसेंगे, कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा। तो आप मत खाइए। ओरल कैंसर 6th मोस्ट कॉमनेस्ट डिसीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे कॉमन डिसीज, 6th कॉमनेस्ट डिसीज है ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर से बचना है तो पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन बंद करिए। एक वाक्य शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा नहीं था, मतलब मेडिकल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो गई थी और मैंने अभी प्रैक्टिस शुरू की थी, 6-7 महीने की प्रैक्टिस मेरी हुई थी। तो मेरे पिताजी रेलवे में इंजीनियर थे नागपुर में, 4-5 साल पहले रिटायर हुए वो। तो वो आए थे गाजीपुर और फिर हम लोग 2-4 दिन रहे और फिर यहाँ से हम लोग को नागपुर जाना था। वर्धा में रहते थे वो, नागपुर के पास एक जगह वर्धा। तो वहाँ हम लोगों को जाना था, तो हम लोग ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन में बैठे बैठे जब जाने लगे तो इटारसी स्टेशन पे ट्रेन बहुत देर खड़ी होती है। तो इटारसी जंक्शन है, वहाँ पे बहुत देर ट्रेन खड़ी होती है। तो वहाँ अचानक से मेरे दिमाग में एक वाक्य आया। मैंने बोला पिताजी को, पिताजी पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है, कमाने से ज़्यादा बचाना ज़रूरी है पैसा। मैंने ऐसे पिताजी को ये बात रखी। तो उन्होंने, जबकि वो रेलवे में गवर्नमेंट सर्विस है, उनको ऊपर से कुछ भी कमाना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, उनको बिजनेस के बारे में इतना नॉलेज था। उन्होंने ये कहा मुझसे कि नहीं, बचाने से ज़्यादा कमाना ज़रूरी है। तो मैंने फिर उनकी बात को काटा। मैंने कहा अगर कमाना ज़रूरी है तो अगर बचाएंगे नहीं तो आप सब कमाएंगे और सब लुटा देंगे तो सब तो बेकार हो जाएगा। तो बोले नहीं, मैं उसके लिए तुमको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। तो उस समय उनकी सैलरी जो भी रही हो, तो बोले मुझे कि मेरी मान लीजिए 30-40 हज़ार रुपये की सैलरी एक महीने की, क्योंकि मैं 30-40 हज़ार कमाता। और अगर मैं बचाऊंगा इसको, तुम्हारे कथनानुसार अगर मुझे इसको बचाना है तो ये 30-40 हज़ार रुपये ही मैं बचा पाऊंगा अगर मैं कुछ नहीं खाता हूँ, एक महीने में कुछ भी नहीं खर्चा करता हूँ, 1 रुपया भी नहीं मैं खर्च करता हूँ, दूसरे का बांध के, दूसरे के साथ रह के, घूम के खा लेता हूँ, तो मैं जो है 30 हज़ार ही बचाऊंगा, क्योंकि मैं 30 हज़ार ही कमाता हूँ। अब तुम्हारी बात ले लेते हैं, तुम मान लो 1 लाख रुपए कमाते हो, डॉक्टर हो तो। अब 1 लाख कमाते हो तुम, तो तुम अगर खर्च करोगे तो कितना खर्च करोगे? 10 हज़ार खर्च करोगे, 20 हज़ार खर्च करोगे, 30 हज़ार खर्च, 40, 50, 60 हज़ार भी महीने में खर्च करोगे तो भी तुम 40 हज़ार बचा लोगे, जबकि मैं 30 हज़ार ही बचाया, क्योंकि मैं 30 ही हज़ार कमाता हूँ। तो आप 1 लाख कमाते हैं तो आप इतना बचाएंगे। तो इसीलिए मित्रों, मैं एक सजेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप अपने क्लिनिक में इन्वेस्ट करिए, क्लिनिक को अपडेट करिए। कम से कम अपनी कमाई का 40% आप अपनी क्लिनिक में लगाइए, क्योंकि उसी क्लिनिक से आपका नेम है, आपकी कमाई है, आपका शोहरत है। तो उसमें पैसा लगाइए, न कि जो मिले। हाँ, तेज प्रताप तिवारी जी का सवाल है, तेज प्रताप, सर डेंटल केरीज न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई पेस्ट सजेस्ट करें प्लीज। तेज प्रताप जी, डेंटल केरीज न हो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बता दूं। बैकबोन ऑफ डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री का बैकबोन है दांत की सफाई करना। अगर आपकी दांत की सफाई होती है
तो आपको कैविटी नहीं होगी। जैसे 3-4 चीज है, आप खाना खाइए उसके बाद ब्रश करिए। लोग क्या करते हैं, खाना खाने से पहले ब्रश करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, खाना खाने के बाद ब्रश करिए। अब क्या होता है, जैसे रात को आपने खाना खाया, ब्रश किया, सो गए, तो रात को 8 घंटा आपका दांत साफ है क्योंकि आपने ब्रश करके सोए। सुबह उठ के आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रात को आपने ब्रश किया है। सुबह उठ के आपको मुंह में पानी डाल के कुल्ला करिए, हाथ मुंह धो लीजिए, फिर अपना ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करिए। क्यों? क्योंकि आपने खाना खाया है तो कुछ कुछ कण कहीं ना कहीं जमा होंगे, वो साफ होने चाहिए। अब क्या हो गया, अब लंच जब करेंगे दोपहर में आप, तब तक के वो दांत साफ रहेगा। नहीं तो जिस तरीके से हम लोग या पूरा देश करता है कि उठे सूते ब्रश करता है पहले और उसके बाद खा लेता है, तुरंत ही गंदा कर देता है दांत, और फिर दिन भर गंदा रखता है, दोपहर को खाता है, शाम को खाता है, रात में खाता है और रात को भी ब्रश नहीं करता है, फिर दूसरे दिन सुबह ब्रश करता है क्योंकि फिर से उसको गंदा करना होता है। इस प्रक्रिया से आप अपने दांत को थोड़ा देर भी, मतलब 10 मिनट भी साफ नहीं रख पाते हैं। और जो हमने प्रक्रिया बताया उसमें से रात को 8 घंटा और सुबेरे खाने के बाद अगर ब्रश करते हैं नाश्ते के बाद तो लंच टाइम तक के 5 घंटा, उसमें 13 घंटा दांत साफ रहेगा। जबकि जो प्रक्रिया लोग करते हैं उसमें 13 मिनट भी दांत साफ नहीं रहेगा। तो आपको पहले तो ब्रश करना है, नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा नहीं खाना है। मतलब ये नहीं कि जब मिले तब खाते रहिए, 2-3 बार 4 बार जो आप बनता है वो इस हिसाब से खाइए। चिपकने वाली चीज और मीठी चीज, इसका सेवन नहीं करना, जैसे चिप्स, बिस्किट, ये सब चीजें नहीं खाना है क्योंकि इससे दांत में कैविटी होती है। वो फूड बहुत जल्दी साफ नहीं होता है, तो वो जितना देर चिपका रहेगा उतना ज्यादा एसिड प्रोडक्शन करेगा, उतना जल्दी कैविटी होगा। तो आपको चिपकने वाले पदार्थ का सेवन नहीं करना है। पेस्ट की बात करते हैं तो कोई भी फ्लोरिडेटेड, जो भी मार्केट में जाएं जिस पे भी लिखा है फ्लोरिडेटेड पेस्ट, फ्लोराइड युक्त पेस्ट, उसका लीजिए। फ्लोराइड आपके दांत को रीमिनरलाइज करने में काम करता है। तो अगर कुछ छोटे छोटे कैविटी हो रही है, छोटी छोटी कैरीज हो रही है, तो वो वहीं स्टॉप हो जाती है। तो ये अच्छा है। पंकज गंगराड़े सर मेरे सीनियर थे ग्रेजुएशन में। सर नमस्कार सर, आपका स्वागत है सर। आप, बहुत अच्छा लगा आपसे आके। पिछले बार भी आप आए थे जब मैं पहली बार लाइव का प्रैक्टिस कर रहा था। तो सर बहुत अच्छा लगता है सर आपके मैसेजेस देख के, और आप बढ़िया लगता है सर। कभी मुलाकात होगी सर निश्चित आपसे भविष्य में। जी सर, प्रणाम सर। और कोई है? नहीं है? चलिए तब मेरे मरीज हैं और मेरा लाइव सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं। और इस आप लोग आए, जुड़े मुझसे। मैं अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। छोटा सा सेशन है, इस सेशन में सारी बातें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप ये समझिए कि यदि आप लोग जानना चाहते हैं मेरे क्लिनिक के बारे में, मेरे बारे में, मेरे स्टाफ के बारे में यदि जानना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोगों, मैं YouTube में कुछ वीडियोस अपने डालते रहता हूँ जिसमें मेरे क्लिनिक में क्या क्या इलाज होते हैं और मैं क्या क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो सारे वीडियोस उसमें पड़े रहते हैं। तो एक बार जाके आप लोग देख लीजिए उसको, और फायदा होगा निश्चित रूप से। कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे भी फायदा होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि जो है आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है। तो वो शशि शांति डेंटल टिप्स, इंग्लिश में शशि शांति डेंटल टिप्स के नाम से वो मेरा चैनल एक बनाया है मैंने, छोटा सा ऐसे ही बनाया है मैंने। तो आप एक बार जाके उसको देखिए, अच्छा लगेगा। डॉक्टर रितिका का मैं धन्यवाद देता हूँ, वो मेरे लिए पूरा एफर्ट लगाती रहती है, मेरे क्लिनिक में काम करती है, पूरी क्लिनिक को वही संभालती है आजकल। तो कोरोना से भी नहीं डरती है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे स्टाफ और ऐसे डॉक्टर जो मेहनत करते हैं, ये मतलब ये लोग सही में कोरोना वॉरियर्स हैं, और ये लोग लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरीके की हिम्मत लाना आज के डेट में बहुत मुश्किल बात है। सत्यम कहाँ हो? सत्यम आ गए हैं। सत्यम बहुत लेट आए हैं, जबकि हमने इनको बताया था कि पहले आ जाइएगा। हाँ, बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे पीछे से। तो सत्यम जी आपका भी स्वागत है। चलिए मैं अपनी शब्दों को यहीं विराम करता हूं और वीडियो को, लाइव वीडियो को यहीं बंद करता हूं। अगली बार फिर मैं आपसे मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।